This conference will now be recorded. हाँ जी मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये असाइनमेंट आज आपको मिल जाएगी। अभी मैं अभी आपको ये असाइनमेंट भी मिल जाएगी, तो अभी आप स्क्रीन से ही असाइनमेंट को देखोगे। तो लिखा हुआ है नवीद लिमिटेड हैज एन आइटम ऑफ प्लांट विच हैज कैरिंग वैल्यू रुपीज 1800,000 at the end of December 2020। काय के कैरिंग वैल्यू आपके पास है 1800,000 और किस डेट को है 31 दिसंबर 2020 को। कहता है इट हैज अंडरगोन एन इम्पेयरमेंट रिव्यू एंड द फॉलोइंग एस्टिमेट्स वर प्रोड्यूस्ड। कहता है कि उसको हमने इम्पेयरमेंट रिव्यू करना है उसका, तो उसके लिए कुछ आपके पास बताए गए हैं एस्टिमेट्स। फेयर वैल्यू है प्लांट की 1400,000 और कॉस्ट टू सेल है 2%। यहां से हमारे पास हमें पता चल गया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। कहते हैं उसके बाद कुछ कैश फ्लोज हैं जो अकर हुए हैं एट द एंड ऑफ ईच ईयर। 2021 में रेवेन्यू 960,000, कॉस्ट 240,000। हम क्या करेंगे, हमें नेट फ्लो चाहिए होता है, तो हम इसको नेट कर लेंगे। उसके बाद 2022 में 88,000 इनफ्लो, 220,000 आउटफ्लो। फिर 2023 में 700,000 इनफ्लो और 290,000 आउटफ्लो। कहते थे प्लांट हैज द एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू 50,000, डिस्काउंट रेट इज 10%। बहुत आसान सा सवाल है, इसकी प्रैक्टिस हम पहले भी कर चुके हैं इस तरह की। जब भी हम इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाते हैं, उसने रिक्वायरमेंट में यही पूछा है कि आपने कंप्यूट द इम्पेयरमेंट ऑफ द प्लांट या इम्पेयरमेंट लॉस। यहां पर हम लिखेंगे उसकी कैरिंग वैल्यू, यानी यहां पर एसेट का नाम, कैरिंग वैल्यू, रिकवरेबल अमाउंट, और साथ हमने क्या लिखना है फिर इम्पेयरमेंट लॉस। अगर नहीं होगा इम्पेयरमेंट लॉस। तो जनाब आ जाए जरा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है इम्पेयरमेंट लॉस की असाइनमेंट का। ये मैं आपको सेंड कर दूंगा आज इस क्लास के बाद। तो जितने मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपने दोबारा करने हैं, और कुछ नया क्वेश्चन भी दूंगा करने के लिए। ओके जनाब, हमारे पास कहता है कि कैरिंग वैल्यू 31 दिसंबर 2020 की उसने खुद बता दी है 1800,000। कैरिंग वैल्यू कितनी है प्लांट की 1800,000। एसेट का नाम है प्लांट, कैरिंग वैल्यू है 1800,000, और यहां पर हम करेंगे वर्किंग नंबर 1 रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या चीज होती है जनाब, हायर ऑफ। रिकवरेबल अमाउंट क्या चीज होती है, हायर ऑफ नंबर 1 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और वैल्यू इन यूज।
फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है 1400,000 और इस 1400,000 का 2%। तो जनाब 1400,000 का 2% कोई फाइंड करके बता दे। 1400,000 का 2%। 28,000 सर। 28,000। जी सर। तो 1400,000 में से 28,000 माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा फेयर वैल्यू 1372। 1372 यस सर। चलें, ये हमारे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आई है। वैल्यू एंड यूज भी फाइंड करेंगे और वैल्यू एंड यूज होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट फ्लो। तो जनाब कर लें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट फ्लो। यहां पर देखें आपके पास रेवेन्यू का मतलब है इनफ्लो और कॉस्ट का मतलब है आउटफ्लो। तो 960 में से 240 माइनस कर देंगे तो 720 आ जाएगा। 720,000 ओवर 1 प्लस 10% की पावर 1, फिर 880 माइनस 220 660 660,000 ओवर 1.10 की पावर 2 प्लस 700 में से 290 माइनस कर देंगे 410 बल्कि 460 कर देते हैं ओवर 1.10 की पावर 3। 460 हमने क्यों किया? 410,000 हमारे पास इनफ्लो नेट फ्लो आ रहा है और 50,000 रेजिडुअल वैल्यू भी तो उसी साल की है। 50,000 जो यहाँ पर रेजिडुअल वैल्यू गिवन है तो वो भी तो हमारा रेजिडुअल वैल्यू भी हमारी क्या चीज है? इनफ्लो। ओके की बात। चले जनाब, एक शख्स का मैसेज मिला है कि सर 2% तो रेवेन्यू एंड एसोसिएटेड कॉस्ट अमाउंट ऑफ यूजफुल लाइफ का गिवन है। वो मेरे भाई वो जो रेवेन्यू वो जो वसूली है वो इसकी फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट की है, ठीक है। वो रेवेन्यू जो नीचे लिखा हुआ है उसका 2% नहीं है। चले जनाब, आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑलमोस्ट फाइंड कर चुके हैं। तो कितनी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है? 1545605। जी जनाब, रिकवरेबल अमाउंट क्या है? 1372 या 1545? रिकवरेबल अमाउंट क्या है इन दोनों में से? 1372 या 14545? मियां वकास के अलावा बाकी सब ने ठीक बताया। 1545605। हायर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज हायर ऑफ। तो 1545605। तो यहां पर हम लिखेंगे 1545605 वर्किंग नंबर 1। जी जनाब, एसेट इंपेयर हुआ या नहीं? एसेट इंपेयर हुआ या नहीं? नो सर, नहीं हुआ कुछ लोग सर। कहते हैं हुआ है। यहाँ सर, हुआ है। अब देखो हुआ या नहीं? हुआ है सर, हुआ है सर। सर हुआ है। इफ कैरिंग वैल्यू
exceed its recoverable amount, तो एसेट इम्पेयर होता है। तो बताएं जनाब, इसका डिफरेंस भी बता दें फिर। इम्पेयर होके कितनी वैल्यू आ रही है? 254395। 254395, ये है इम्पेयरमेंट लॉस। ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अदर एक्सपेंस के अंदर, और ये चीज हमारी बुक वैल्यू चली जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के। कि हमने अपने एसेट की वैल्यू रिड्यूस कर देनी है अब अप टू रिकवरेबल अमाउंट। डन होगी बात जनाब? तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं फिर जी। सर ये जो रेजिडुअल वैल्यू है 50,000, ये भी ऐड करेंगे? रेजिडुअल वैल्यू हमारा इनफ्लो होता है और साल के एंड वाली वैल्यू में ऐड कर देते हैं। चलें ठीक है, शुक्रिया। चलें जनाब, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। चले जनाब, शाह जी का एक मैसेज मिला है कि सर एक दफा आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखवा दें। कोई बात नहीं, हमने अगले कुछ सवाल एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए आएंगे। हम उसकी एक्सट्रैक्ट बनाएंगे तो एसओसीआई में भी कैसे लिखना है वो भी बात करेंगे, एसओएफई में कैसे लिखना है वो भी बात करेंगे। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी चीज का है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल वही सवाल है, सिर्फ एक नजर पढ़ लेते हैं। कोई बात आपको ना समझ लगे तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। लिखा हुआ है, प्रीमियर लिमिटेड owns a plant which has a carrying amount rupees 248 million as at 1st April 2019। यहां पर जरा गौर फरमाइएगा ये चीज और इस डेट पर भी। कैरिंग अमाउंट है 1st अप्रैल 2019 की 248 मिलियन। It is being depreciated 12.5% per annum on reducing balance method. The plant is used to manufacture a specific product which has been suffering a decline in the sale due to obsolescence। कहता है कि जनाब उसकी प्रोडक्शन की डिमांड कम हो गई है तो इसलिए उसकी सेल कम हो गई है। PL has estimated that the plant will be retired from use on 31st March 2023। कहते हैं PL को अंदाजा है कि आज के कुछ 4-5 साल बाद ये एसेट फुल टाइम रिटायर हो जाएगा। The estimated net cash flow from the use of the plant and their present values are, वही चीज जरा गौर फरमाइएगा। 31 दिसंबर का उसने इनफ्लो भी दे दिया और नेट और उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके दे दी। ये ऊपर हेडिंग बड़े ध्यान से पढ़ा करें। उसने 120,000 की प्रेजेंट वैल्यू खुद फाइंड करके दे दी। फिर 2021 में भी उसने इनफ्लो भी बताया, नेट फ्लो और प्रेजेंट वैल्यू भी बता दी। और सबसे अच्छी बात, उसने उस प्रेजेंट वैल्यू का टोटल करके भी बता दिया। फिर वो कह देता है जी 1 अप्रैल 2020 को PL had offer competitor purchase the plant is 200 million। 214.6 प्रेजेंट वैल्यू है, 200 उसकी सेल वैल्यू है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो हमने ये चेक करना है कि एसेट इंपेयर हुआ है या नहीं हुआ। सवाल आपने नोट अगर नहीं भी किया तो एक दफा मुझे कुछ वैल्यूज दूसरी साइड पर लिखनी है। करना क्या है मेरे भाई, हमने फाइंड करनी है कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट और इम्पेयरमेंट।
हाँ जी जनाब, सबसे पहले इस सवाल के अंदर मुश्किल बात मैं बताऊंगा, इस सवाल के अंदर मुश्किल बात मैं बताऊंगा, आसान बात आप बताओगे। रिकवरेबल अमाउंट होती है जनाब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ओके होगी बात? तो जनाब ये है फेयर वैल्यू, ये 214 फेयर सॉरी प्रेजेंट वैल्यू इन यूज, और नीचे 200 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। तो रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ, तो हायर इसमें है 14.6। 214.6। जल्दी से मुझे कैरिंग अमाउंट बता दो, फिर कंपेयर कर देते हैं। 18 248 मिलियन कैरिंग अमाउंट बताइएगा। 248 मिलियन। और कोई सर बंदा वो बताए? 224.5। सर जी आगे डेप्रिशिएट हो गया आएगा ना इसका आंसर। गुड। 31 दिसंबर को कंपैरिजन करना है, और ये जो वैल्यू गिवन है ये हमें गिवन है 1 अप्रैल 2019 की। हमने 31 मार्च को करना है, तो वो है अप्रैल 2019 की। तो एक साल की डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 12.5% से, तो 48 248 माइनस, जल्दी से 248 का 12.5% लें। सर जी अप्रैल 2019 का किसी 9 महीने का नहीं, पहले माइनस करेंगे उसमें से, पहले वो 2019 नहीं, पूरा। ईयर एंड 31 दिसंबर बट तो ये सर ईयर हमने एंड 31 2020 की निकाल है ना, तो डेट सर 31 आ रहे हैं सर। ओ भाई मेरे बात सुनो, हमारा ईयर एंड 31 मार्च है, ठीक है, या 1 अप्रैल है। तो पूरे साल 1 अप्रैल 2019 से शुरू करो, तो 30 अगले साल पूरा साल एक बनता है। ठीक है सर। 12.5% लो, कितनी अमाउंट आ गई? 31। 31 यस सर। तो 248 में 217 से सर। 31 माइनस करे 217। लो जनाब, मुझे बताओ एसेट इंपेयर हुआ है या नहीं? यस सर एम्पेयर हुआ है। हो गया अगर हुआ, हो गया नहीं अगर एसेट इंपेयर हुआ है तो कितनी अमाउंट से हुआ? 2.4। सर 2.4 नहीं, अगर ठीक है 2.4। अमाउंट एक्सीड कर जाए रिकवरेबल अमाउंट से, तो हम कहते हैं कि जनाब एसेट इंपेयर हुआ है, और अगर एसेट एक्सीड ना करे तो फिर एसेट इंपेयर नहीं हुआ। आप जनाब एक चीज, एक सवाल स्टूडेंट ने पूछा है कि सर ये 214 कैसे आ गया? आप खुद बताएं मुझे, ये चीज क्या है जो यहाँ पर मैंने अभी हाईलाइट कर रहा हूं? ये जो 214 नजर आ रहा है, 214.6, ये प्रेजेंट वैल्यू है, और प्रेजेंट वैल्यू का टोटल हम कहते हैं उससे वैल्यू इन यूज। प्रेजेंट वैल्यू के टोटल को हम क्या कहते हैं? वैल्यू इन यूज। ओके होगी बात? और नीचे उसने लिखा हुआ फेयर वैल्यू, कहता है कि अगर परचेज करना चाहें तो उसका परचेज कितने में करेंगे? 200 में। तो हमारी रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? हायर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट, सॉरी हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज 214 है और रिकवरेबल अमाउंट 200 है। इनमें से जो हायर होगी वो हमारी रिकवरेबल अमाउंट है, मतलब 214 है और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 200 है। सुनिए सर, ओके की बात जी? सर
डेप्रिसिएशन 7/12 नहीं लेंगे, वो सॉरी अप्रैल से दिसंबर तक नहीं लेंगे सर? यार आप लोगों को डेट नजर नहीं आती, ये क्या लिखा हुआ है? साल का एंड कितना है? साल के एंड कौन से हैं? सही है सर, 31 मार्च। 31 मार्च। तो 31 मार्च अगर ईयर एंड है तो पूरा साल बनेगा ना। 31 मार्च होगा तो पूरा, ये मैंने पहले 31 दिसंबर गलती से लिख दिया था, बाद में मैंने उसको कर दिया था 31 मार्च। ये देखिए, ये 31 मार्च 2020 लिखा हुआ। चलें जनाब, एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, एक नजर पड़े जरा। The Sunshine Limited acquired for four machines, namely A, B, C, D. The information is available in respect of these machines. कहता कॉस्ट उनकी 200 है, किसी की 230 है, किसी की 90 है, किसी की 60, राइट। और एक्सपेक्टेड लाइफ भी उसने बता दिया है, 10 साल, 10 साल, 6 साल और फिर 12 साल। एक्टिव मार्केट वैल्यू एट 30th June 2017। एक्टिव मार्केट वैल्यू का मतलब होता है फेयर वैल्यू। 170, 300 और 65 और नो एक्टिव मार्केट। जो डी है उसकी अपनी कोई मार्केट ही नहीं है। डन हो की बात? चलें जी। यस सर। अगले 3 पॉइंट पढ़े जरा। कहता है दैट रिन्यूअल वुड अलाउ SL to use a machine for another 5 years and it is incurred at the end of the year। इसका मतलब है अगर साल के एंड पे हुआ है तो ये तो अगले साल चले जाएगा इसका इम्पैक्ट। अगर साल के एंड पे ये काम हुआ है वे तो ये अगले साल तक चले जाएगा काम। तो क्योंकि बात फिर वो कहता है एसएल यूजेस द रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट ईयर। ये इंटरेस्टिंग चीज है। रिवैल्यूएशन मॉडल है और रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन लॉस को ही इंपेयरमेंट लॉस कहते हैं। और कहता है इंडिपेंडेंट वैल्यूअर इन्वॉल्व था। कहता है कैलकुलेट द अमाउंट दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द मशीन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। इनकम ये और चलें, एसएल यूजेस द रिवैल्यूएशन मॉडल। नीचे उसने लिखा हुआ है एन इंडिपेंडेंट वैल्यू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ मशीन डी 130 मिलियन। इसकी एक्टिव मार्केट नहीं है। जिसकी एक्टिव मार्केट ना हो वो कहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने एस्टिमेट तो वैल्यू की है लेकिन उसकी एक्टिव मार्केट नहीं है। जिसकी एक्टिव मार्केट ना हो ना, आप लोग उसको फिर रीवैल्यू भी नहीं करोगे। ये बात याद रखनी है। अगर जिसकी एक्टिव मार्केट नहीं है आपने उसकी फेयर वैल्यू भी नहीं लेनी है। ये बात याद रख लें। ना उसको इंपेयर करना है ना उसका रीवैल्यूएशन सरप्लस लेना है, जिस चीज की एक्टिव मार्केट ना हो। ओके होगी बात? चलें जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। रीवैल्यूएशन मॉडल है तो सबसे पहले आप ऐसा करो, कौन कौन से एसेट्स हैं जनाब, एसेट्स के नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लो। रिक्वायरमेंट में वो कहता है कि जनाब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सी अमाउंट जानी है और स्टेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब इनकम स्टेटमेंट में कौन सी अमाउंट जानी है। तो ये हमजा भाई ये आपका सवाल का जवाब इसमें मिल जाएगा। तो बनाया जनाब ए बी सी डी। सबसे पहले आप फाइंड कर लें
इनकी कैरिंग अमाउंट, क्योंकि कैरिंग अमाउंट को तो कंपेयर करना है ना। हाँ जी जनाब, 1 जुलाई 2016 को एसेट खरीदे थे, 1 साल है, क्योंकि हमने काम करना है 30 जून 2017 का और 1 जुलाई 16 की बात हो रही है। कॉस्ट है 200 मिलियन, 230 मिलियन, 90 मिलियन, 60 मिलियन और एक्सपेक्टेड लाइफ है 10 साल, 10 साल, फिर 6 साल, फिर 12 साल। एक्टिव मार्केट है एक, जिसकी एक्टिव मार्केट नहीं होगी, हमने कहा कि उसको हमने कुछ भी नहीं करना होता। जिस चीज की एक्टिव मार्केट ना हो उसका कुछ भी नहीं करना। तो 200, 230, 90, 200, 230, 90, 60 depreciation for the year, इसकी लाइफ गिवन है 10 साल, उसके बाद जनाब 10 साल, 6 साल और 12 साल, 10 साल, फिर उसके बाद अगली लाइफ कितनी गिवन है, फिर 10 साल, फिर 6 साल और एंड पे कितनी गिवन है, 12 साल। डेप्रिसिएशन आ गई हमारे पास 20, 23, 15, लाइफ पे डिवाइड कर रहे हैं, ये लाइफ है। यस सर। और फिर 12 पे डिवाइड किया 5। कैरिंग वैल्यू या जिसे आप बुक वैल्यू कहते हैं, 200 में से 20 माइनस किया तो 180, 230 में से 23 माइनस कर दो तो 207, 90 में से 15 माइनस कर दो तो 75 और 60 में से 5 माइनस करो तो 55। कैरिंग वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने इस कैरिंग वैल्यू को कंपेयर करना है मार्केट वैल्यू से, और मार्केट वैल्यू होती है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। और एक बात याद रखें, जिसकी एक्टिव मार्केट ना हो ना उसको आपने इंपेयर कर सकते हो, ना ही उसको रीवैल्यू कर सकते हो, ना उसको इंपेयर किया जा सकता है ना रीवैल्यू, जिसकी एक्टिव मार्केट ना हो। तो जनाब बताएं जरा, मार्केट वैल्यू मशीन ए की 170 है, मशीन बी की 300 है, फिर 65 है और यहां पर नो एक्टिव मार्केट। नो एक्टिव मार्केट का मतलब है कि जो उसने फेयर वैल्यू बताई है वो रिलायबल ही नहीं है, जो उसने फेयर वैल्यू बताई है वो रिलायबल ही नहीं है। जी जनाब, तो एंड पे आपने कॉलम बना लेना है इंपेयरमेंट लॉस का, क्योंकि पहला साल है। सर बना लेना है रीवैल्यूएशन सरप्लस का, वो कॉलम बनाने। सर जी सर ये जिसकी नो एक्टिव मार्केट है, अगर उसकी वैल्यू एंड यूज दी हुई है तो वो ले सकते हैं? हाँ वो ले सकते हैं, वैल्यू एंड यूज अगर गिवन होगी तो वो ले सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, चले जनाब आगे लिखते हैं, आगे चलते हैं। इंपेयरमेंट लॉस बताएं, कैरिंग वैल्यू एक्सीड कर रही है या कैरिंग वैल्यू कम है? सर जी, सर वो आपने बोला था कि 1 बाय 1 बात किया करो ना, इस तरह शोर आ जाता है। जी एक पहले हमजा आप तब पूछो क्या पूछना चाहते हो। सर आपने कहा था कि अगर एक्टिव मार्केट वैल्यू नहीं गिवन होगी तो फिर हम उसकी इंपेयरमेंट ही नहीं करेंगे, तो फिर वैल्यू यूज का हम क्या करेंगे सर? अगर एक्टिव मार्केट ना गिवन हो
तो उसकी फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू नहीं लेते। वैल्यू इन यूज तो हमने खुद करनी होती है ना, वैल्यू इन यूज तो हमने खुद, वैल्यू इन यूज हमारे हाथ में है। नो एक्टिव मार्केट का मतलब है उसकी फेयर वैल्यू नहीं लेंगे, और इस सवाल के अंदर वैल्यू एंड यूज का कोई कंसेप्ट नहीं है ना, वैल्यू एंड यूज गिवन ही नहीं है, इसलिए मैंने कहा था। ठीक है, अगर वैल्यू एंड यूज गिवन है तो फिर तो उसको ट्रीट करेंगे, वो तो बिल्कुल करना पड़ेगा हमें। तो जनाब आप मुझे बताएं, लॉस हुआ या सरप्लस हुआ? 180 से 170 पे आ गया, सर लॉस हुआ है। लॉस। बी का 207 से 300 पे आ गया, 93 का डिवेल्यूशन सरप्लस। सरप्लस। 75 से 65 पे आ गया, 10 का लॉस। 10 का लॉस। और डी का हमने कुछ भी नहीं करना। उसने ये हमने वर्किंग की है, उसने कहा है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी अमाउंट जाएगी वो लिखना है, और उसने कहा कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सी अमाउंट जाएगी वो लिखना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या चीज जाएगी। इस सवाल के अंदर एक डेप्रिसिएशन की अमाउंट है और एक इंपेयरमेंट लॉस जाता होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एक तो डेप्रिसिएशन जाएगी 20 प्लस 23 प्लस 15 प्लस 5 63, और इंपेयरमेंट लॉस कितने का है? 20 का, 10 प्लस 10। इंपेयरमेंट लॉस कितने का है? 20 का, 10 प्लस 10। ओके होगी बात। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन कौन सी अमाउंट जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जी जनाब, मैं यहां पर नाम लिख देता हूं, एंड पे टोटल लिख देंगे ए बी सी डी और टोटल एसेट्स। कैरिंग अमाउंट जाएगी। हाँ जी, मुझे बताओ, हमने अभी वर्किंग किया है, वर्किंग देखकर बताना पड़ेगा। जो मशीन ए है 180 से आगे एसओएफई में जाएगी या 170 से? सर 170 से। 170 से सर, वजह जो 170 से। क्लियर हो गया। 170 लो जनाब, इसको हमने लिख दिया 170। जो बी एसेट है वो कितनी अमाउंट से जाएगा? 207 से या 300 से? 300 से सर। 207। 207 या 300? 207 से 207 सर। 207 बातें 207 बतानी है। 47 सर। हाँ जी जनाब, अब जरा गौर फरमाइएगा। 300 से जाएगा। कितने लोगों को इस चीज का कॉन्सेप्ट पता चला है? अब सुनिएगा, आपका जो एसेट्स है वो रीवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर है। इस क्वेश्चन में आपने रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया हुआ है, और रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर एक बात याद रखें, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ जाए तो हम बढ़ाते हैं, कम हो जाए तो हम कम कर देते हैं। अगर ये कॉस्ट मॉडल का क्वेश्चन होता, अगर ये कॉस्ट मॉडल का क्वेश्चन होता, फिर नहीं जाना था।
फिर आपने 207 पे लिखना था। ये बात समझ लगी या नहीं? सर लग गई हाँ जी, समझ। अस्सलाम वालेकुम अगर ये सर दोबारा बता दें। देखें, अगर ये होता ना कॉस्ट मॉडल पे, तो हम कॉस्ट मॉडल में तो एसेट को रीवैल्यू करते ही नहीं है। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन मॉडल हो और रिवैल्यूएशन मॉडल में एसेट की वैल्यू बढ़ जाए, वो तो हम बढ़ा देते हैं। रिवैल्यूएशन मॉडल में सरप्लस कब आता है? रिवैल्यूएशन मॉडल में सरप्लस कब आता है? जब एसेट की वैल्यू बढ़ जाए। कॉस्ट मॉडल हो तो फिर एसेट की वैल्यू नहीं बढ़ाते होते, लेकिन अगर रिवैल्यूएशन मॉडल हो तो एसेट की वैल्यू बढ़ाते हैं। और इसके अंदर आपने गौर किया कि ये रिवैल्यूएशन मॉडल में था, इसलिए हम उसको किस वैल्यू से लिखेंगे? 300 से। एक्सक्यूज मी सर, ये सर प्रूडेंस कंसेप्ट के मुताबिक सर आपने बताया था कि जब तक रियलाइज ना हो तब तक नहीं लिखते। अच्छा, रिवैल्यूएशन मॉडल हो तो क्या करते हैं? मार्केट में वैल्यू बढ़ जाती है। यस सर। रिवैल्यूएशन मॉडल में ऐसे डेबिट करते हो या नहीं? सर करते हैं। हाँ जी, लेकिन रिवैल्यूएशन सरप्लस को इनकम में नहीं लिखते। रिवैल्यूएशन सरप्लस को इनकम में नहीं लिखते। तो आप देखें, ये सेकंड पॉइंट में उसने क्लियर लिखा हुआ है कि आपका रिवैल्यूएशन मॉडल है। तो आपने एसेट को रिवैल्यू किया, एसेट 300 का हो गया, तो आपने 300 का लिखना है। अगर ये कॉस्ट मॉडल होता तो फिर 207 पे लिखना था। गॉट इट? ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अगर कॉस्ट मॉडल में हमें यानी कि लॉस हो जाएगा तो फिर हम लॉस पे लिखेंगे, जैसे हम पहले 170 पे लिखा हमने। अगर ये कॉस्ट मॉडल होता तो इसको हम किस पे लिखते? कॉस्ट मॉडल होता तो हम रिकवरेबल अमाउंट कम हो जाती तो हम कम पे लिखते, और अगर ज्यादा हो जाती रिकवरेबल अमाउंट तो फिर हम कॉस्ट पे लिखते हैं। और इसको हमने किस पे लिखना है? 65 पे। और ये जो डी है वो 55 से एज इट इज आ जाएगा अपनी बुक वैल्यू से। तो सर चले जनाब जी। सर जैसे आपने कहा कि रिवैल्यूएशन के जरिए जो वैल्यू बढ़ जाती है हम उससे लेते हैं, तो ये जो हम ए में है वो तो 180 से 170 पे नहीं गई, तो वो कम नहीं होगी? तो फिर हमने कम पे क्यों लिया? और ये इसमें 65 पे भी। आपने IAS 16 में पढ़ा था कि जब एसेट की वैल्यू बढ़ जाए तो रिवैल्यूएशन मॉडल में एसेट डेबिट कर देते हैं, कम हो जाए तो कम कर देते हैं। बढ़ जाए तो बढ़ा देते हैं, कम हो जाए तो कम कर देते हैं। जी सर। ए वो कम हुआ था उसको कम कर दिया, बी एसेट बढ़ गया उसको बढ़ा दिया। कॉस्ट मॉडल में सिर्फ कम करने की परमिशन है, उसमें बढ़ाने की परमिशन नहीं होती। कॉस्ट मॉडल में क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब एसेट इंपेयर होता है तब एसेट की वैल्यू कम होती है, वरना वही रहती है। लेकिन ये रिवैल्यूएशन मॉडल था, राइट? तो बताएं जनाब, इन सबको प्लस करके बता दें, ये हमारे एसेट की वैल्यू आ जाएगी 590 से 590। 590। और एक और चीज भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विटी का पार्ट बनती है, और वो है रिवैल्यूएशन सरप्लस। रिवैल्यूएशन सरप्लस किस एसेट का आया था? लो जनाब, ये चीजें हमने लिखनी थी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर लॉस नहीं आता होता, सिर्फ सरप्लस आता होता। क्लियर होगी बात? तो जनाब ये था हमारा एक्सट्रैक्ट, और आपने खुद से सर इसका वन पॉइंट सॉरी ये वन वाला पॉइंट जो लिखा हुआ है, द रीन्यूअल वुड अलाउ एसएल टू यूज मशीन फॉर अनदर 5 years, ये क्या सर इसमें? एंड ऑफ द ईयर, ये तो जब साल के एंड पे लगेगी तो ये अगले साल पर इसका इम्पैक्ट आएगा, और हमने इसी साल का यानी इंपेयरमेंट करनी थी। अगले साल की अगर वैल्यू करते तो उसमें देखना था कि इसको उसकी वैल्यू में ऐड करके फिर वो चेंज इन एस्टिमेशन में आ जाना था। सर इसकी फिर लाइफ बढ़ जानी थी ना इसकी फिर? हाँ जी, उसने लिखा है ना कि अनदर 5 years, तो मजीद लाइफ बढ़ जाती, लेकिन वो अगले साल पे चला गया काम, इस साल पे। सर चले जनाब, आपने जो क्वेश्चन करने हैं वो आपकी असाइनमेंट आपको मिल गई है,
यानी आपके ग्रुप में शेयर कर दिया तहसीब भाई ने, बाकी भी मैं गर्ल्स के ग्रुप में भी सेंड कर देता हूँ अभी। आपने पास पेपर के पहले 2 क्वेश्चन करने, आई कैप पास पेपर के पहले 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 1 करना है और एक क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जनाब, तो कल इंशाल्लाह फिर ये 2 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो कल एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर ये जो पूछें। सर ये एसओसीआई और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो स्टेटमेंट है, इसमें कोई फर्क होता है? दोनों एक ही होती हैं? एक ही चीज होती है, कोई ज्यादा खास फर्क नहीं होता। सर अगर कोई फर्क करना हो तो किस तरह से, थोड़ा बहुत अगर फर्क हो तो किस चीज का होता है? अगर मेरे भाई इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग मैं बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का जो फॉर्मेट बनाते हैं, तो हम लिखते हैं सेल्स, फिर लिखते हैं लेस कॉस्ट ऑफ सेल। याद है ये बातें? जी सर याद है। ये ग्रॉस प्रॉफिट, इस पोर्शन तक के हिस्से को कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक हो गया? फिर हम करते हैं अदर इनकम, लेस करते हैं अदर एक्सपेंस, हमारे पास अमाउंट आ जाती है नेट प्रॉफिट। अब यहां से यहां तक हिस्से को कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये है सारे का सारा किसका पोर्शन? एसओसीआई का। फिर इसके अंदर ऐड कर देते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती है, रीवैल्यूएशन सरप्लस भी उसके अंदर कवर होता है, उसके अंदर फेयर वैल्यू गेन या लॉस भी कवर होता है, वो यहां पे लिखा जाता है। तो फिर इस पूरे को कहते हैं एसओसीआई। जो ये पोर्शन है ग्रॉस प्रॉफिट तक का ट्रेड अकाउंटिंग, जो ये पोर्शन है वो कहलाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये सारा कहलाता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। लेकिन आप इसको सिर्फ प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट तक भी कह सकते हो एसओसीआई, लेकिन इस पूरे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं कहते, सिर्फ नेट प्रॉफिट तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ठीक है जनाब? यस सर, थैंक यू सो मच सर। चलें जी, ओके जनाब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।